चलो शुरुआत करते हैं सेक्शन नंबर 88 से. ओके यस. सो आई एम जस्ट, जैसे मैंने आपको कल बताया था, आई एम ओपनिंग माई चार्ट बुक इन फ्रंट ऑफ यू ऑल. इफ यू हैव द चार्ट बुक यू कैन कीप द चार्ट बुक इन फ्रंट ऑफ योर आईज. अदरवाइज आपकी जो मेन बुक है वॉल्यूम नंबर 1B, that you can have it in front of your eyes. Even if you all are not my students, my dear friends, it is still okay. You all can always keep the institute's module in front of your eyes and you can do the revision with me. देखो ये रिविजन का फायदा सबसे ज्यादा तब होगा जब आप मेरे साथ रिविजन्स लोगे. ओके, सो आई वांट यू ऑल टू आंसर अलोंग विथ मी. ओके, कोशिश कीजिए सारे सवालों के जवाब देने के लिए. अगर आपको किसी सवाल का जवाब नहीं आता है या किसी सवाल का जवाब आपने गलत दिया है, प्लीज मार्क दैट सेक्शन देयर एंड देयर इटसेल्फ इन द टेक्स्ट बुक. ओके, सो दैट यू एग्जैक्टली नाउ नो दैट दीज आर द सेक्शंस ऑन व्हिच यू हैव टू फोकस मोर ऑन. गेटिंग दिस और नो? आज के मैराथन के बाद अब आपके माइंड में ये क्लैरिटी आ जानी चाहिए आपके इंटर लॉ में कौन से वो टॉपिक्स है जो स्ट्रेंथ है और कौन से वीकनेसेस है. And now you need to really work on your weaknesses. Okay, so that is why please revise with me. गलत दिया जवाब तो भी चलेगा, अभी गलत दिया चलेगा. इनफैक्ट उन 3 घंटों में आप गलत जवाब देना अफोर्ड नहीं कर सकते because it could afford you 6 months. That we don't want, and that is why please revise with me. Always remember, this revision is for you and not for ओके. तो इसी से चलो शुरुआत की करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 7 की, कंपनीज एक्ट की, विच इज रिलेटिंग टू मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन. यस और नो गाइस? ओके, कोई बात नहीं. चलो चलो, virtual students, even you all have to answer to whatever questions I'm asking and utilize this revision to the maximum for your benefit so that it gives you a push for your self study at home. Okay, section number 88 बात करता है register of members की. किस बारे में बात करता है? register of members के बारे में. तो basically ये section जो कहता है every company is supposed to maintain a register of members, a register of debenture holders and a register of other security holders. सही या गलत? Every company, okay, every company, कोई भी कंपनी क्यों ना हो आप, हर एक कंपनी के लिए ये मैंडेटरी होता है कि वो इन रजिस्टर्स को बनाए. कौन से रजिस्टर्स को बनाए वापस से बोले तो? रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स एंड रजिस्टर ऑफ अदर सिक्योरिटी होल्डर्स. यही रजिस्टर्स जो होते हैं कंपनी कहाँ पे रखती है आप बता सकते हो? कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे इसी को रखती है. बट अगर कंपनी किसी और प्लेस पे और जगह पे रखना चाहती है अदर देन द कंपनी इज रजिस्टर्ड ऑफिस, उस जगह पे भी अपने ये रजिस्टर को रख सकती है प्रोवाइडेड इट विल हैव टू पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन. एंड इस जगह पे कंपनी के नॉट लेस देन 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स शैल बी रिसाइनिंग. सही या गलत? तो देखो, सबसे पहली बात तो आपका रजिस्टर ऑफ मेंबर्स जो होता है वो मेंटेन होता है इन फॉर्म नंबर MGT1. इसी चैप्टर का सबसे पहला फॉर्म जो है इज रिलेटिंग टू रजिस्टर ऑफ मेंबर्स. किसी के पास एसी का रिमोट है क्या? दो ना प्लीज मुझे. ओके, MGT1 टॉक्स अबाउट रजिस्टर ऑफ मेंबर्स. यही रजिस्टर ऑफ मेंबर्स हैज टू बी केप्ट एट द कंपनीज रजिस्टर्ड ऑफिस. थैंक यू सो मच. बट अगर आप चाहो इस पर्टिकुलर रजिस्टर को कहीं और भी रख सकते हो. बट अगर आप कहीं और रखना चाहते हो तो आपको सबसे पहले तो पास करना पड़ेगा स्पेशल रेजोल्यूशन. और ये जो दूसरी जगह है, ये दूसरी जगह या तो हो सकती है विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द सेम सिटी, टाउन और विलेज. विद इन द सेम सिटी, टाउन और विलेज. तो मैं कैंप के बदले या तो फिर से फॉर एग्जांपल प्रेस्टीज पॉइंट का जो हमारा ऑफिस है उधर हमें रखने चाहिए सारे रजिस्टर्स बिकॉज दैट इज द कंपनीज रजिस्टर्ड ऑफिस. बट अगर हमें लग रहा है यहाँ पे जगह नहीं है, कैन वी कीप ऑल आर रजिस्टर्स एट आर गुरुकुल?
यस, बट अगर हमें गुरुकुल में रखना है ना, गुरुकुल इज विद इन पुणे इटसेल्फ, within the local limits of the same city, but गुरुकुल में अगर मुझे अपने कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस रखना है, आई विल हैव टू पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन. बट उतना ही नहीं, अगर मैं चाहूँ मैं कंपनी के ये सारे रजिस्टर्स जो है ना आउटसाइड पुणे भी रख सकती हूँ, आउटसाइड द लोकल लिमिट्स ऑफ the city in which the registered office is situated. जैसे कि say for example I want to keep it at the Delhi Gurukul. अब ऐसे केस में I can do that, but my dear friends I will have to pass a special resolution. और प्लस ये दिल्ली शहर जो है, इस शहर में SPC प्राइवेट लिमिटेड के कम से कम 1/10 मेंबर्स रिसाइड करने चाहिए, तो ही मैं सिटी के बाहर जा पाऊंगी, तो ही मैं सिटी के बाहर जा पाओगे. अदरवाइज आई विल नॉट बी एबल टू गो बियॉन्ड द सिटी. हाँ, मैं दूसरी जगह पे रख सकती हूँ विद इन द सेम सिटी, बट उसके लिए भी मुझे SR पास करना जरूरी है. वापस से बताओ तो मुझे, आप 3 रजिस्टर्स मेंटेन करते हो अंडर सेक्शन नंबर 88, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स एंड रजिस्टर ऑफ अदर सिक्योरिटी होल्डर्स. Register of members is maintained in form number MGT1. Register of debenture holders and register of other security holders is maintained in MGT2. Okay, आपका ये जो register होता है, this registers have to be situated at the company's registered office. This is a general rule. But आप कई और भी आपके रजिस्टर्स को मेंटेन कर सकते हो बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन. और ये जो कई और वाली जगह है, ये कई और वाली जगह हैज टू बी विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द सेम सिटी, टाउन और विलेज. बट सिटी, टाउन या विलेज के बाहर अगर आप जाना चाहते हो आप जा सकते हो, बट इट हैज टू बी विद इन इंडिया. और उस जगह पे, उस शहर में या उस गांव में या उस टाउन में the companies at least 1/10 of the total number of members should be residing. ये अगर कंडीशन पूरी हो जाती है तब उस केस में SR पास करने के बाद मैं अपने रजिस्टर्स दिल्ली में भी मेंटेन कर सकती हूँ. अगर आपके कंपनी में 50 से कम मेंबर्स है तो आपको आपके रजिस्टर ऑफ मेंबर्स का इंडेक्स बनाने की जरूरत नहीं है. 50 या 50 से ज्यादा अगर मेंबर्स है तो आपको इंडेक्स बनाना कंपलसरी है. अलोंग विद दैट कंपनी अगर चाहे तो फॉरेन रजिस्टर भी मेंटेन कर सकती है. जैसे ही फॉरेन रजिस्टर कंपनी ने मेंटेन करना चालू किया, कंपनी को सबमिट करना पड़ता है MGT3 विद द ROC विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ मेंटेनेंस ऑफ दिस फॉरेन रजिस्टर. तो जैसे ही आपने फॉरेन रजिस्टर को ओपन किया, 30 दिनों के अंदर आपको ROC के पास MGT3 सबमिट करना पड़ता है. कल जाके इफ यू इवन डिसकंटिन्यू मेंटेनिंग द फॉरेन रजिस्टर, still my dear friends again you will have to submit MGT3 with the ROC within a period of 30 days from the discontinuance of maintaining of this foreign register. yahi foreign register is considered as a part of the company's principal register. सही या गलत बात? फॉरेन रजिस्टर इज कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ द कंपनीज प्रिंसिपल रजिस्टर. यस और नो गाइस? जैसे ही आपने कोई भी एंट्री फॉरेन रजिस्टर में की ना, 15 दिनों के अंदर दिस एंट्री हैज टू ऑल्सो बी मेड इन इंडिया. दिस एंट्री ऑल्सो हैज टू बी मेड इन इंडिया. यस और नो गाइस? दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 88. सुनो ना मेरी बात. अब सेक्शन नंबर 88 से ना एक दूसरा सेक्शन रिलेटेड है, इसलिए मैं वो सेक्शन उसी के साथ करना चाहती हूँ, एंड दैट इज सेक्शन नंबर 94. यस, सेक्शन नंबर 94, प्लेस ऑफ कीपिंग एंड इंस्पेक्टिंग ऑफ रजिस्टर्स एंड रिटर्न्स. बिकॉज बोथ दी सेक्शंस आर रिलेटेड टू ईच अदर. 88 के बाद आप लोग जब घर पे भी पढ़ाई करोगे ना, 88 के बाद आप रेफरेंस दे दो, प्लीज पढ़िए सेक्शन नंबर 94. 88 के बाद तुरंत किसके पास चले जाओगे? सेक्शन नंबर 94. थोड़ी बहुत बातें सिमिलर है और थोड़ी बहुत ये सेक्शन जो है उसका एक्सटेंशन है. ये सेक्शन जो है दोनों चीजों के बारे में बात करता है कि कंपनी को अपने रजिस्टर्स एज वेल एज रिटर्न्स,
तो देखो सेक्शन 88 सिर्फ रजिस्टर्स के बारे में बात कर रहा था, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स एंड रजिस्टर ऑफ अदर सिक्योरिटी होल्डर्स। सेक्शन 94 जो है ना 94 ये बात करता है कि कंपनी अपने सारे के सारे रजिस्टर्स एज वेल एज रिटर्न्स ओके उसको रखना पड़ता है कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में। तो रिटर्न आप जानते हो कंपनी का एनुअल रिटर्न सेक्शन नंबर 92 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये ओके। कंपनी के रजिस्टर्स एज वेल एज कंपनी के जो रिटर्न्स होते हैं वो कंपनी को रखने होते हैं कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में। बट अगर कंपनी चाहे इन्हीं रजिस्टर्स को या रिटर्न्स को कोई दूसरे जगह पे रख सकती है इन इंडिया ओनली, outside the city but in India only, provided that 1/10 of the members are residing in that city and plus you have passed a special resolution। दोनों चीजें होना जरूरी है। तो अब मैं बड़ौदा में, राजकोट में वहां पे अपने रजिस्टर्स और रिटर्न्स नहीं रख सकती हूँ क्योंकि वहां पे मेरे मेंबर्स रिसाइड नहीं करते। दिल्ली मैंने इसलिए चूज किया क्योंकि कंपनी के 1/10 से ज्यादा मेंबर्स वहां पे रहते हैं, बट वहां पे भी रखना तभी परमिसिबल होगा जब कंपनी में पास हुआ है वेरी गुड स्पेशल रेजोल्यूशन। तो यहाँ पे ना हम लोग रजिस्टर्स के साथ साथ एनुअल रिटर्न एज कवर्ड अंडर सेक्शन 92 के बारे में भी बात करते हैं। आप एनुअल रिटर्न्स को भी दिल्ली के गुरुकुल में रख सकते हो प्रोवाइडेड SR हैज बीन पास्ड एंड एटलीस्ट 1/10 ऑफ द मेंबर्स आर रिसाइडिंग ओवर देयर। अब और एक चीज इसमें यहाँ पे कही गई है दैट इज रिलेटिंग टू इंस्पेक्शन। प्लेस के बारे में हो गया। दूसरी चीज जो 94 में बताई गई है दैट इज रिलेटिंग टू इंस्पेक्शन ओके। इंस्पेक्शन के केस में कहा गया है आपके ये जो रिटर्न्स है और आपके ये जो रजिस्टर्स है दे आर ओपन फॉर इंस्पेक्शन ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स। तो ऐसा नहीं है आपका जब मन करे आप चले जाते हो और आप रजिस्टर्स इंस्पेक्ट कर सकते हो। से फॉर एग्जाम्पल एक दो दिन मुझे वीकेंड पे बैंगलोर में काम आ गया और मैं इन्फोसिस की मेंबर भी हूँ, काम दिन भर में कर लिया, अब मैं फ्री हो गई डिनर विनर करके, अब रात के 10 बजे रात के 10 बजे सुबह के 5 बजे क्या मैं यहाँ पे बैंगलोर के रजिस्टर्ड ऑफिस में इन्फोसिस के जा सकती हूँ टू इंस्पेक्ट ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स? Even though I am a member, I will not be allowed to do that. Inspection is possible, but try to understand it has to be done during the business hours. Yes or no, guys? जब मन करे रात के 12 बजे, सुबह के 5 बजे आप इन रजिस्टर्स को और रिटर्न्स को इंस्पेक्ट नहीं कर सकते। Okay. Along with that, my dear friends, each and every member, each and every debenture holder, each and every other security holder and the beneficial owner can inspect these registers and returns without even payment of fees. So basically yes, free of cost. बिगर पैसा दिए 4 कैटेगरी के लोग, कंपनी के मेंबर्स, कंपनी के डिवेंचर होल्डर्स, कंपनी के अदर सिक्योरिटी होल्डर्स और कंपनी के बेनिफिशियल होल्डर्स इन रिटर्न्स को और इन रजिस्टर्स को इंस्पेक्ट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। बट इनके अलावा भी अगर कोई लोग हैं अदर पर्सन्स जो ये 4 कैटेगरी में नहीं है, कंपनी के सॉलिसिटर, कंपनी के कस्टमर्स, कंपनी के एम्प्लॉइज, कंपनी के डायरेक्टर्स ये 4 कैटेगरी में नहीं आए, तो ये लोग भी क्या इन डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट कर सकते हैं, बट ऑन द पेमेंट ऑफ सर्टेन प्रिस्क्राइब्ड फीस देके वो इन डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट कर सकते हैं। दीज फीस शैल नॉट एक्सीड ₹50 फॉर ईच इंस्पेक्शन। सो वेरी गुड शताक्षी, ये अपनी शताक्षी है क्या? शताक्षी नहीं, शताक्षी शुक्ला है। ओके, वो अग्रवाल है क्या? ओके Along with that, my dear friends, सुनो ना मेरी बात, every member, debenture holder, other security holder and beneficial owner can also take the extracts during the business hours on the payment of certain fees, or if they want they can also take copies of these registers or returns. Okay, और ये copies इन्हीं लोगों को प्रोवाइड की जाएगी विद इन अ पीरियड ऑफ 7 days। इन 4 के अलावा जो बाकी के लोग हैं वो सिर्फ इंस्पेक्ट कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट्स या फोटो कॉपीज मतलब जेरोक्सेस वो नहीं ले सकते हैं। ओके हाँ, इसमें एक चीज है
देखो इसमें एक डॉक्यूमेंट आता है रजिस्टर में, दैट इज रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, देयर इज एन अमेंडमेंट। वैसे मैंने अमेंडमेंट क्लास में ऑलरेडी इस बारे में बता दिया था, बट मैं वापस से रिवाइज करूँ तो आई वांट टू रिवाइज द अमेंडमेंट ऑल्सो। सुनो मेरी बात, इसमें एक अमेंडमेंट है, वन ऑफ द रजिस्टर्स इज द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। वन ऑफ द रजिस्टर्स इज व्हाट? रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। तो देखो एनी पर्सन कैन इंस्पेक्ट द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, क्योंकि देखो मेंबर, डिबेंचर होल्डर, सिक्योरिटी होल्डर एंड बेनिफिशियल होल्डर तो फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्पेक्ट कर सकता है, बट दूसरे लोग भी जो ये 4 कैटेगरी में नहीं है, मतलब चाहे आप मेंबर हो ना हो, डिवेंचर होल्डर हो ना हो, सिक्योरिटी होल्डर हो ना हो, बेनिफिशियल ओनर हो ना, यू हैव द राइट टू इंस्पेक्ट दीज रजिस्टर्स, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, रजिस्टर ऑफ डिवेंचर होल्डर्स, रजिस्टर ऑफ अदर सिक्योरिटी होल्डर्स एंड एनुअल रिटर्न्स। अब रजिस्टर ऑफ मेंबर्स जो होता है, इस रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में कंपनी के मेंबर्स के काफ़ी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लिखी होती है, जैसे कि कंपनी के मेंबर्स के एड्रेस, कंपनी के मेंबर्स का पैन नंबर, उनका ईमेल आईडी, उनका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, जैसे आधार कार्ड। कितना कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड के बेसिस पे बहुत सारे कांड हो सकते हैं। तो अब आप सोचो एनी पर्सन कैन इंस्पेक्ट दिस पर्टिकुलर रजिस्टर्स। अगर आप मेंबर, डिबेंचर होल्डर, सिक्योरिटी होल्डर और बेनिफिशियल होल्डर हो तब तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्पेक्ट कर सकते हो, बट अगर आप नहीं भी हो तो पेमेंट ऑफ 50 रुपए में देके मेरे को जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो लाखों की है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो ये नहीं होना चाहिए, बिकॉज दीज डेज देर आर अ लॉट ऑफ स्कैम्स आफ्टर गेटिंग दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन। तो इसीलिए एक बहुत अच्छा अमेंडमेंट लाया गया और कहा गया एनीवन हु वांट्स टू इंस्पेक्ट दीज डॉक्यूमेंट्स कैन इंस्पेक्ट इट, बट रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में मेंबर्स के ये 4 डिटेल्स जो है वो आपको एक्सेस नहीं दिया जाएगा, इस इंफॉर्मेशन को आप इंस्पेक्ट नहीं कर सकते। अच्छा, मेंबर का नाम, सरनेम, उतने कितने शेयर्स लिए, कब लिए, उतना ठीक है, ओके, बट ये एड्रेस वो कहाँ रहता है, इससे आपको क्या लेना देना है? ट्राई टू अंडरस्टैंड। उसका पैन नंबर, उसका ईमेल आईडी, उसका आधार कार्ड नंबर, इससे आपका कोई संबंध नहीं है, और ये इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल, वी कैन नॉट गिव द एक्सेस टू दिस इंफॉर्मेशन टू एवरी एंड एनी पर्सन, एंड दैट इज वाई बहुत बढ़िया अमेंडमेंट लाया गया और कहा गया कि ये इंस्पेक्शन पॉसिबल नहीं है। हो सकता है एमसीक्यू इंस्टीट्यूट आपको पूछ ले कि कोई सॉलिसिटर आया या तो सिर्फ फॉर एग्जांपल कोई मेंबर ही आ गया और रजिस्टर ऑफ मेंबर्स इंस्पेक्ट करना चाहता है, तो वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकता है या नहीं? मेंबर तो फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकता है, बट हमारे डायरेक्टर्स ने उसको सारे जो हमारे मेंबर्स है उनका एड्रेस और ईमेल आईडी, पैन नंबर और आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं दिया, तो मेंबर कह रहा है मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे को सारा इंफॉर्मेशन नहीं दिया जा रहा है। क्या मेंबर के साथ गलत हो रहा है? आफ्टर द अमेंडमेंट दिस 4 things will not be provided to any person who is inspecting these registers. अरे हो कि नहीं? Okay, so you will not get all these details. Along with that, section 94 में ही लिखा है, सुन रहे हो क्या आप लोग मेरी बात? section 94 में लिखा है आपका जो register of members होता है that has to be preserved permanently. तो जब तक कंपनी है तब तक आपका रजिस्टर ऑफ मेंबर्स भी रहेगा। रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स एंड रजिस्टर ऑफ अदर सिक्योरिटीज हैज टू बी मेंटेन्ड अप टू अ पीरियड ऑफ 8 years फ्रॉम द डेट ऑफ रिडेम्पशन, नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, हाँ, फ्रॉम द डेट ऑफ रिडेम्पशन। अलॉन्ग विद दैट माय डियर फ्रेंड्स, आपने जो भी 92 के अंदर मतलब एनुअल रिटर्न्स जो फाइल किए वो भी आपको प्रिजर्व करने रखते हैं विद इन अ पीरियड फॉर अ पीरियड ऑफ 8 years फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग। अब आप लोग जानते हो फॉरेन रजिस्टर इज कंसिडर्ड एज द प्रिंसिपल रजिस्टर, तो जो प्रिंसिपल रजिस्टर के लिए नंबर्स है वही इसके लिए भी एप्लीकेबल हो गए। दस फॉरेन रजिस्टर ऑफ मेंबर्स आल्सो हैज टू बी मेंटेन परमानेंटली, and foreign register of debenture holder and foreign register of other security holders has to be maintained for a period of 8 years from the date of redemption. So this is about these two sections 88 and 94. Did you get this? एक बार वापस से रिवाइज करें फिर आगे जाए।
88 इस चैप्टर को यहाँ पे ही खत्म कर लो। 88 जो है वो ये कहता है हर एक कंपनी को अपने 3 रजिस्टर्स मेंटेन करने होते हैं, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर, रजिस्टर ऑफ अदर सिक्योरिटी होल्डर। रजिस्टर ऑफ मेंबर्स इज मेंटेन इन फॉर्म नंबर MGT1, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स एंड रजिस्टर ऑफ अदर सिक्योरिटी होल्डर्स इज मेंटेन इन MGT2। यही रजिस्टर्स कंपनी को मेंटेन करने होते हैं कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में। और अगर कंपनी चाहे किसी और जगह पे विद इन द सेम सिटी मेंटेन कर सकती है बाय पासिंग एट स्पेशल रेजोल्यूशन। इनफैक्ट कंपनी जो है ना वो सिटी के बाहर भी जा सकती है, बट कंपनी को अगर सिटी के बाहर जाना है SR तो पास करना पड़ेगा, बट उस जगह पे जहां पे वो जा रही है वहां पे कंपनी के कम से कम 1/10 मेंबर्स रिसाइड करने चाहिए। यस और नो गाइस? फिर अगर कंपनी चाहे फॉरेन रजिस्टर भी मेंटेन कर सकती है। जैसे ही कंपनी ने फॉरेन रजिस्टर ओपन किया, कंपनी को ROC के पास फॉर्म नंबर MGT3 सबमिट करना होता है। इफ इट डिसकंटिन्यूज maintaining the foreign register, again it will have to submit MGT3 with the ROC। जैसे ही आपने फॉरेन रजिस्टर में एंट्री की, तुरंत 15 दिनों के अंदर आपने इंडिया में वो जो रजिस्टर मेंटेन किया उसमें भी उस बारे में अपडेट करना पड़ेगा। दैट इज अबाउट सेक्शन नंबर 88। 88 से इंटर करेक्टेड 94 था, तो 94 कहता है प्लेस ऑफ कीपिंग रजिस्टर्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स एंड रिटर्न्स। तो पहली बात तो इसमें अब 92 का एनुअल रिटर्न भी आ जाता है। उस वाले सेक्शन में हमने सिर्फ देखा था MGT1 एंड MGT2 एंड MGT3। यहाँ पे हम MGT7 मतलब एनुअल रिटर्न के बारे में भी बात कर रहे हैं। तो आपको आपके सारे के सारे रजिस्टर्स एज वेल एज आपका एनुअल रिटर्न रखना होता है कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे। वहां पे नहीं तो आप रख सकते हो किसी दूसरे शहर में जहां पे SR पास किया है और कंपनी के कम से कम 1/10 मेंबर्स रिसाइड करते हैं। मेंबर, डिबेंचर होल्डर, सिक्योरिटी होल्डर, बेनिफिशियल होल्डर इन रजिस्टर्स और रिटर्न्स को इंस्पेक्ट कर सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। इनके अलावा भी अगर कोई भी बंदा इंस्पेक्ट करना चाहता है कर सकता है ऑन द पेमेंट ऑफ सर्टेन फीस नॉट एक्सीडिंग ₹50 फॉर एवरी इंस्पेक्शन। बट अगर आपको कोई एक्सट्रैक्ट्स लेनी है या आपको कोई फोटोकॉपीज लेनी है, दिस कैन ओनली बी टेकन बाय मेंबर्स, डिबेंचर होल्डर्स, सिक्योरिटी होल्डर्स एंड बेनिफिशियल ओनर्स, एंड these copies have to be given to the respective person within a period of 7 days। आपका रजिस्टर ऑफ मेंबर हैज टू बी मेंटेन्ड परमानेंटली। जब तक कंपनी है तब तक आपका रजिस्टर ऑफ मेंबर भी रहेगा। Register of debenture holder and other security holder has to be maintained for a period of 8 years from the date of redemption। अगर आपने annual return फाइल किए, annual return फाइल होने के 8 सालों तक आपके annual return को प्रिजर्व किया जाएगा। Foreign register is considered as the principal register, तो foreign register of members has to be maintained permanently। ओके और आपका फॉरेन रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स एंड फॉरेन रजिस्टर ऑफ other security holders has to be maintained for a period of 8 years from the date of redemption। So this is all about section number 94, 88 and 94। अब हम लोग जाते हैं आगे। 89 और 90 करते हैं, रुक जाओ मैं आपको बताती हूँ कहाँ पे, रुक जाओ एक मिनट 91 पे आ जाओ। 91 यस, पावर टू क्लोज 91 ये रहा। पावर टू क्लोज द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स और द डिबेंचर होल्डर्स और द सिक्योरिटी होल्डर्स। ओके सुनो मेरी बात। अब अगर कंपनी चाहे क्या अपना रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स एंड रजिस्टर ऑफ अदर सिक्योरिटी होल्डर्स को क्लोज कर सकती है। वो क्लोज कर सकती है बाय गिविंग अ नोटिस ऑफ मिनिमम 7 डेज। अगर आपकी पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, हो सकता है सेबी ने कुछ और कम समय का टाइम दिया होगा, तो उसके हिसाब से आप नोटिस देके आपके इन रजिस्टर्स को क्लोज कर सकते हो। बट याद रखना एक वक्त पे
आप 30 दिनों से ज्यादा के लिए आपके रजिस्टर्स को क्लोज नहीं कर सकते, और कंप्लीट ईयर में आपके जो रजिस्टर्स है दे कैन नॉट बी क्लोज फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 45 days. यस और नो गाइस? पक्का? एक मिनट, अच्छा इसमें मेरे पास ये था, ठीक है कोई बात नहीं। मेरा एक पीपीटी था ना इसके ऊपर, मेरे को मिल रहा नहीं है वो पीपीटी क्लोजिंग वाला, बट मुझे पता है। हाँ बराबर। ऐसे कैसे हो गया? और कुछ बेटा अभी? नाइन्टी वन का कुछ दिख रहा है आपको? एट्टी एट, 89 है और 92 है, 91 ही नहीं है। कौन से मॉड्यूल? अच्छा वैसा दिखा दो, ऐसे बोल रहे हो क्या आप? ऐसा होना नहीं चाहिए, बट मे बी देन इसको यहाँ पे क्यों लिया हुआ है? इसको यहाँ पे हटा देते हो। क्या है? हाँ ये देखो, अभी सुनो मेरी बात, वापस से मैं रिवाइज कर रही हूँ फिर आगे बढ़ रहे, चलो ठीक है। सुनो मेरी बात, आप आपके रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, रजिस्टर ऑफ सिक्योरिटी होल्डर्स को अगर चाहो तो क्लोज कर सकते हो, जिसके लिए आपको देना पड़ेगा 7 days का नोटिस। बट योर at one time you cannot close your registers for a period of more than 30 days. but एक complete साल में आप 45 days से ज्यादा आपके registers को close नहीं कर सकते। This is all about section number 91. 88 हो गया, 91 हो गया और 94 हो गया। अब और एक छोटे सेक्शन पे आ जाओ which is relating to section number 92, annual returns. And this section is like really very important. Okay, section number 92 किसके बारे में बात कर रहा है? एनुअल रिटर्न्स के बारे में बात कर रहा है। ओके ये सेक्शन कहता है एनुअल रिटर्न का, आई जस्ट ओपन द चार्ट बुक। हर एक कंपनी को एनुअल रिटर्न जो होता है वो आरओसी के पास फाइल करना होता है इन फॉर्म नंबर MGT7। ओके सिर्फ हमने एक थोड़ा सा प्रिविलेज दिया है, अगर आपकी ओपीसी है या आपकी स्मॉल कंपनी है तो इतने सारे डिटेल्स आपको लिखने की जरूरत नहीं है, थोड़ी बहुत डिटेल्स आप लिखते हो और आप सबमिट करते हो MGT7A। what is more important in this particular section is who signs the annual return. Who signs, ये हिला क्या पूरा का पूरा? Who signs the annual return? तो सुनो मेरी बात, this annual return is signed by the director along with the company secretary of the company. अगर कंपनी के पास सपोज कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो ऐसे केस में दिस पर्टिकुलर एनुअल रिटर्न विल बी फाइल्ड विद द डायरेक्टर along with a company secretary in practice. तो अगर आपकी कंपनी के पास कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो ऐसा नहीं है आप सिग्नेचर नहीं लोगे, डायरेक्टर के साथ साथ आप किसी प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी की सिग्नेचर लोगे इन फॉर्म नंबर MGT7। वापस से मुझे बोलो क्योंकि उसके ऊपर MCQ भी आ सकता है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। एवरी ईयर
इनफैक्ट मैं ये भी डिस्कस कर लेती हूँ, कब तक आपको सबमिट करना पड़ता है MGT7 विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ द AGM. AGM कंप्लीट होने के 60 डेज के विद इन यू नीड टू सबमिट द एनुअल रिटर्न विद द ROC इन फॉर्म नंबर MGT7. This annual return, my dear friends, has to be signed by the company's director along with the company's secretary. अगर कंपनी के पास कंपनी सेक्रेटरी नहीं है, डायरेक्टर के साथ साथ आप सिग्नेचर लोगे ऑफ अ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी. बहुत बार इंस्टीट्यूट ये भी सवाल पूछता है, चलो कंपनी ने AGM ही कंडक्ट नहीं की, अब हम कह रहे हैं MGT7 सबमिट होता है 60 डेज फ्रॉम कंप्लीशन ऑफ AGM. कंपनी ने AGM ही नहीं कंडक्ट की, तो क्या अब MGT7 भी सबमिट ना किया तो चलेगा? नहीं. नाउ यू विल स्टिल हैव टू सबमिट MGT7 60 days from the day on which the AGM should have been conducted. तो ऐसा नहीं है कि AGM कंडक्ट नहीं किया तो मैं अब ये पर्टिकुलर रिपोर्ट फाइल नहीं करूंगी. यू विल स्टिल हैव टू सबमिट द एनुअल रिटर्न. यस और नो गाइज? अब अगर आपकी OPC है, स्मॉल कंपनी है, या तो आपकी प्राइवेट कंपनी है विच इज अ स्टार्टअप, then this particular annual return has to be filed by a company secretary. If you do not have a company secretary, just a small company, OPC usually don't have company secretaries, तब ऐसे केस में it can be signed by a director of the company. You don't require a practicing CS की signature. हम कह रहे हैं कंपनी का कोई भी डायरेक्टर जो है इस एनुअल रिटर्न को फाइल मतलब साइन कर सकता है. वापस से मुझे बताओ, हु डज द साइनिंग ऑफ द एनुअल रिटर्न? नॉर्मल कंपनीज के लिए बोलो, डायरेक्टर अलोंग विद द कंपनी सेक्रेटरी. इफ द कंपनी डज नॉट हैव अ कंपनी सेक्रेटरी, डायरेक्टर विद अ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी. OPC स्मॉल कंपनी, प्राइवेट कंपनी विच इज अ स्टार्टअप, इन लोगों के लिए इट विल बी साइंड बाय द कंपनी सेक्रेटरी. अगर कंपनी के पास कंपनी सेक्रेटरी नहीं है, इट विल बी साइंड बाय द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी. दिस MGT7 or MGT7A as the case may be has to be filed with the ROC within a period of 60 days from the completion of the AGM. If no AGM is conducted, 60 days from the day on which the AGM should have been conducted. अब सुनो मेरी बात. There are certain companies which along with MGT7, that is the annual return, also have to certify the annual return. कुछ बिग कंपनीज. कैसी कंपनीज? ऐसी कोई कंपनी जो एक लिस्टेड कंपनी है, ऐसी कोई कंपनी है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, या ऐसी कोई कंपनी जिसका टर्नओवर 50 करोड़ या उससे ज्यादा है. इन कंपनीज को, कौन सी 3 कंपनीज को बताओ? ऐसी कंपनी जो है लिस्टेड कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, या ऐसी कंपनी जिसका टर्नओवर 50 करोड़ या उससे ज्यादा है. ऐसी कंपनीज को क्या करना पड़ता है? सर्टिफिकेशन करना पड़ता है ऑफ द एनुअल रिटर्न इन फॉर्म नंबर MGT8. ओके, एंड दिस सर्टिफिकेशन हैज टू बी डन बाय अ कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस. ऑब्वियसली यहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस है क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट पर्सन है, वो सर्टिफाई कर रही है ये सारी चीजों को. तो ऑब्वियसली बात है, हम नहीं चाहते कि कंपनी का डायरेक्टर या कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी सर्टिफिकेशन करे, और इसलिए याद रखना सर्टिफिकेशन इज डन बाय एन इंडिपेंडेंट पर्सन हु इज अ कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, क्योंकि कंपनी सेक्रेटरीज आर एक्सपर्ट्स इन लॉ, और इसीलिए सर्टिफिकेशन करने का पावर हमने दिया है टू अ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी. यही जो MGT7 होता है उसमें क्या सारी चीज़ें लिखी होती है, कंपनी से रिलेटेड बहुत सारे डिटेल्स लिखे होते हैं, जैसे कि कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस, उसका प्रिंसिपल बिजनेस, कंपनी क्या सारी एक्टिविटीज़ करती है, कंपनी की होल्डिंग कंपनी के बारे में, कंपनी की सब्सिडरी कंपनी के बारे में, कंपनी की एसोसिएट कंपनी के बारे में, कंपनी के शेयर्स, डिबेंचर्स और अदर सिक्योरिटीज़ का पैटर्न जो है होल्डिंग का, उसके बारे में आप लिखते हो. क्या ऐसा कभी हुआ है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सजा दी गई है क्योंकि कंपनी के नाम पे कुछ ऑफेंस हुआ है? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के बारे में आप बताते हो, रेम्यूनरेशन के बारे में आप बताते हो, हमारे जो मेंबर्स और डिबेंचर होल्डर्स है उनके डिटेल्स आप बताते हो, कंपनी के प्रमोटर, डायरेक्टर्स और की मैनेजरल पर्संस के डिटेल्स के बारे में आप बताते हो टू द ROC एवरी ईयर. तो अपने से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन जो है आप ROC को बताते हो एवरी ईयर इन फॉर्म नंबर MGT.
Yes or no, guys? हाँ, और 7A in case of small company or a one person company. Yes or no, guys? So this is all about section number 90, and this section is really very 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 important. तो 88 हो गया, 91, 92 और 94. 93 इज नॉट इन योर सिलेबस, है ना? तो अब हम लोग आते हैं इस ब्लॉक में, दो ही सेक्शंस बचे हैं, 89 एंड 90. आ जाते हैं, चलो. 89 किस बारे में है? 89 यस, डिक्लेरेशन के बारे में है. डिक्लेरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन एनी शेयर्स. देखो, कभी कभार ऐसा हो सकता है, कभी कभार, नॉट ऑलवेज, बट कभी कभार ऐसा हो सकता है. ओके, येस्टरडेज जो लेक्चर था ना, जो सिर्फ कुछ टेक्निकल ग्लिच के वजह से, यूट्यूब के वजह से सिर्फ 1 hour 38 minutes दिख रहा था. नाउ द फुल लेक्चर इज बीन अपलोडेड, तो डोंट वरी. आज अभी आप क्या करो, मेरे साथ साथ एटलीस्ट जो मैं रिवाइज कर रही हूँ वो कंप्लीट कर लीजिए. कल का अगर कुछ मिस हो गया ना, आप बाद में देखना, बिकॉज व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज दिस लाइफ इंटरेक्शन. ओके, क्योंकि उसका जो इफेक्ट होता है और फोकस होता है वो अलग लेवल का होता है, और कॉन्फिडेंस भी बहुत हाई हो जाता है. और वैसे भी वो प्री रिकॉर्डेड है, अब तो कल का समय आने नहीं वाला है, वो बाद में ही देखो ना. अब जो लाइव है आप उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, ठीक है? वो जो टेक्निकल ग्लिच था यूट्यूब की तरफ से ही था, नथिंग फ्रॉम आवर एंड, वो हो गया है सॉल्व, डोंट वरी. सो दैट लेक्चर इज अवेलेबल, विल नॉट एंड विल नेवर बी रिमूव फ्रॉम यूट्यूब. सो बी रेस्ट अश्योर्ड, उस चीज का टेंशन आप भूल जाओ. अभी आप ये मोमेंट पे रहो, और अभी आप क्या कीजिए, जो मैं रिवाइज कर रही हूँ अभी क्लास के साथ साथ ही, मैं तो बोल रही हूँ चैप्टर नंबर 5, 6, 7 कंप्लीट कर दो. मैंने कल के कंपैरिजन में आज थोड़ी सी पेस कम रखी है. मैं डबल बार रिवीजन ले रही हूँ, अगर आप देख रहे हो. पहले मैं पढ़ा रही हूँ, फिर वापस आपको सवाल पूछ रही हूँ, बिकॉज मैं चाहती हूँ ये चैप्टर आज के आज कंप्लीट हो जाए आपके, तो उतना वर्कलोड कम रहेगा. क्योंकि कल मैंने देखा था चैप्टर 1, 2, 3 अच्छा हुआ था आपका, 4 में आपका हुआ ही नहीं था. या तो आप थक गए थे, या तो आपका चैप्टर अच्छे से हुआ ही नहीं था, तो इसीलिए हाँ फ्लो ब्रेक हो गया था इसीलिए. सो दैट इज वाई आई थॉट टुडे डबल टाइम लगे चलेगा. आज का दिन मैंने डेडिकेट किया, इट इज ओके, इट शुड गेट कंप्लीटेड हियर एंड हियर इटसेल्फ. तो घर पे आपको एफर्ट्स उतने कम लगेंगे, ठीक है? और अगर आप नहीं चाहते तो आई जस्ट कॉन्स्टेंटली कीप ऑन डूइंग वन आफ्टर द वन, जैसे भी आप कम. इससे क्या हो जाएगा ना, कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे टेंशन की बात ही नहीं रहेगी, ठीक है? ओके, सही जा रहा है फ्लो. वर्चुअल स्टूडेंट्स भी वही कह रहे हैं, मैम मजा आ रहा है. यस मैम, ऐसे ही चलने दो, बढ़िया है, बस बेस्ट है. फिर क्योंकि वो चैप्टर 4 का जब रिवीजन हुआ ना, तभी फिर मैंने डिसाइड किया टुमारो आई विल नॉट फॉलो दैट पैटर्न. मुझे ऐसा लग रहा था सिर्फ मैं ही बोल रही हूँ, आपके साइड से कुछ इनपुट्स ही नहीं आ रहा. तो एटलीस्ट अभी मैं आपको रिवाइज करवा ले रही हूँ, तो आपका फ्रेश हो जा रहा है. एंड देन व्हेन आई एम आस्किंग यू, यू आर एबल टू गिव द आंसर. तो दैट्स हाउ इट शुड बी डन. सो डिपेंडिंग अपॉन हाउ यू आर आंसरिंग, आई एम चेंजिंग द फ्लो ऑल्सो, ठीक है? हाँ, मैं कहाँ आ रही थी? सेक्शन नंबर 89 पे आ जाओ. ओके, बहुत इजी है ये सेक्शन, ज्यादा चीज के बारे में बात नहीं कर रहा है. सेक्शन नंबर 89, कभी कभार ऐसा हो सकता है, ओके, कि शेयर्स का बेनिफिशियल ओनर कोई एक है और रजिस्टर्ड होल्डर कोई और है. कभी कभार, नॉट ऑलवेज. यूजुअली जो जनरल बात है वो यही होता है कि जो बेनिफिशियल ओनर होता है और जो रजिस्टर्ड होल्डर होता है वो एक ही होता है. बट कभी कभार ऐसा हो सकता है कि कंपनी का रजिस्टर्ड होल्डर कोई एक और बेनिफिशियल होल्डर कोई और है, जैसे कि होल्ली ओन्ड सब्सिडरी कंपनीज के केस में होता है. मैंने एग्जाम्पल दिया था कि हम लोग स्विट्जरलैंड चले गए, हमने आपको अपॉइंट किया था, है ना? तो रजिस्टर्ड होल्डर जो है वो आप हो, आप ही सारा डिटेल्स देख रहे हो, और बेनिफिट्स जो है बेसिकली हमको मिल रहे हैं. या मैंने दीपिका और रणबीर का एग्जाम्पल दिया था, हमारा एग्जाम्पल दिया था ना. हाँ, तो रजिस्टर्ड होल्डर कोई एक जिसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में लिखा गया, बट बेनिफिशियल होल्डर जो है वो और कोई है. तो अगर आपके कंपनी के केस में भी ऐसा हुआ है कि रजिस्टर्ड होल्डर कोई एक, जैसे अंकिता मैम रजिस्टर्ड होल्डर है, बट बेनिफिशियल होल्डर कोई और है, दीपिका एंड रणबीर, तो अब ऐसे केस में माय डियर फ्रेंड्स, लॉ मेकर कहता है जो रजिस्टर्ड होल्डर है उसको 30 दिनों के अंदर कंपनी के पास MGT4 फाइल करना पड़ता है, रिलेटिंग टू द फैक्ट कि हे कंपनी देखो, मैं जरूर इन शेयर्स का रजिस्टर्ड होल्डर हूं, बट बेनिफिशियल होल्डर हम नहीं है, रजिस्टर्ड होल्डर दीपिका और रणबीर सिंह है.
साइमल्टेनियसली एक साइड पे जहां पे मैं MGT4 जो है वो कंपनी के पास 30 दिनों के अंदर फाइल करती हूँ, इवन दीपिका एंड रणबीर हैव टू फाइल MGT5 विद द कंपनी विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज। और वो लोग उल्टा कहेंगे, वो लोग कहेंगे हे कंपनी देखो, भले ही हम बेनिफिशियल होल्डर है बट इन शेयर्स के रजिस्टर्ड होल्डर जो है वो अंकिता मैम है। तो अब देखो, सबसे पहले तो रजिस्टर्ड होल्डर कंपनी के पास जाता है फॉर्म नंबर MGT4 के साथ विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज। बेनिफिशियल होल्डर जाता है कंपनी के पास विद MGT5 विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज। और कंपनी ROC के पास जाती है इन फॉर्म नंबर MGT6 विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज। दिस इज ऑल दैट इज गिवन इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन। सिर्फ एक चीज को याद रखना, ये सेक्शन गिफ्ट के केस में एप्लीकेबल नहीं होता है। हमने एक केस भी देखा था, एम्मा ने अपने शेयर्स कुछ गिफ्ट किए थे कैथी को जो उसकी सिस्टर थी। गिफ्ट के केस में मैंने अगर आपको शेयर्स गिफ्ट किए, समझने की कोशिश करो, नाउ यू आर द ओनर। सी इफ आई गिफ्ट यू समथिंग, you are the complete owner of that particular thing. I will not have any right on the gift that I have given to you. तो गिफ्ट के केस में तो आप रजिस्टर्ड होल्डर भी होते हो और आप बेनिफिशियल होल्डर भी होते हो। देखो, एक बार मैंने आपको कुछ दे दिया एज अ गिफ्ट, will I still continue to have the rights on that particular goods? No, now these belong to you and the benefits associated will also belong to you. आप रजिस्टर्ड होल्डर भी रहते हो और आप बेनिफिशियल होल्डर भी रहते हो, तो इसलिए 89 जो है वो गिफ्ट के केस में अट्रैक्ट नहीं होता है। दैट इज ऑल दैट इज गिवन अंडर सेक्शन नंबर 89। एक बार वापस से रिवाइज करते हैं, फिर जाते हैं 90 के पास। पहली बात तो, क्या कंपनी के केस में ऐसा हो सकता है कि लीगल मतलब रजिस्टर्ड होल्डर कोई एक बट बेनिफिशियल होल्डर कोई और है? ऐसे केस में लॉ मेकर कहते हैं रजिस्टर्ड होल्डर को फाइल करना पड़ता है MGT4 विद द कंपनी विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज। साइमल्टेनियसली बेनिफिशियल होल्डर फाइल करता है MGT5 विद द कंपनी विद इन अ पीरियड ऑफ 30। कंपनी ROC के पास फाइल करती है MGT6 विद, दैट इज इट। तो अब देखो, MGT 1 2 3 4 5 6 सारे हो गए रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। 7 और 7A भी हो गया और MGT8 भी हो गया। क्या बात है, 1 रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, फिर रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, अदर सिक्योरिटी होल्डर्स MGT2, फॉरेन रजिस्टर MGT3, 4 5 6 is registered holder, beneficial holder, company to ROC in MGT6, MGT7 annual return, MGT7A annual return for OPC and small company, MGT8 certification of the annual return। क्या बात है यार, impressed, very good। और 89 जो है is not applicable in case of gifts। अब आ जाइए सेक्शन नंबर 90 पे। 90 सेक्शन नंबर 90, ये देखो, ये मैंने बहुत सारे केसेस जो है सेक्शन नंबर 90 के डिस्कस किए थे। ये केस 1 2 3 4, क्या तुम्हें याद है? तो ये जो सेक्शन 90 जो है, इट टॉक्स अबाउट अ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। इट टॉक्स अबाउट व्हाट? सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर कौन है? सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर, आई एम जस्ट सिटिंग, ओके। सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर इज एन इंडिविजुअल, ओके, जो क्या कर रहा है, कंपनी को इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है। सामने नहीं आ रहा है बट पीछे से कहीं ना कहीं या किसी के थ्रू क्या कर रहा है, कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल कर रहा है। बट उसने क्या किया है, डायरेक्टली अपना चेहरा नहीं दिखाया, बीच में किसी को लाके वो पीछे कहीं छुप गया है। तब ऐसे केस में लॉ मेकर कहते हैं, हे सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर, आपकी जिम्मेदारी है कि अगर आप कंपनी के SBO हो। अब सवाल आता है, हु इज एन SBO अकॉर्डिंग टू द रूल्स? ओके, वैसे तो एक्ट में कहा है 25%, बट अकॉर्डिंग टू द रूल्स देयर इज अ लोअर नंबर प्रिस्क्राइब। और फिर हम एक्ट और रूल दोनों को मद्देनजर रखते हुए इसी कंक्लूजन पे आएंगे, यस द नंबर दैट इज रेलिवेंट फॉर यू इज 10%। ये पर्टिकुलर प्रोविजन कहता है कोई भी बंदा, एनी इंडिविजुअल हु इज होल्डिंग एट लीस्ट, मतलब नॉट लेस देन, okay, 10% of the shares in the company is holding at least
10% of the shares of the company, or he is holding at least 10% of the voting power, or he is getting at least 10% of the dividend of the company, okay, will be known as a significant beneficial owner. वापस से देखो, who is a significant beneficial owner? Any individual who is holding at least, holding obviously indirectly, okay, क्योंकि देखो जब आप डायरेक्टली शेयर्स होल्ड करते हो हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सारी बातें साफ है, आपके मन में खोट नहीं है, बट आप डायरेक्टली नहीं, बट किसी के रूट के थ्रू इनडायरेक्टली कंपनी में होल्ड कर रहे हैं, तो अब हमको लग रहा है देयर इज समथिंग फिशी. ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा होना नहीं चाहिए. आपको अगर इन्वेस्ट ही करना है आप डायरेक्टली कर लीजिए. वाई आर यू इन्वेस्टिंग इनडायरेक्टली थ्रू समवन्स रूट? हो सकता है कुछ गड़बड़ है, तो नाउ वी वांट टू कीप अ स्पेशल वॉच ऑन यू. And that is why we introduce section number 90. Section 90 बहुत सिंपल चीज कहता है, कोई भी इंडिविजुअल अगर इनडायरेक्टली कंपनी में होल्ड करता है 10% of the shares or is having 10% of the at least 10% of the voting power, or is participating in at least 10% of the dividend of the company, he will be considered as a significant beneficial owner. यही सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर जो होता है उसको कंपनी को डिक्लेयर करना होता है इन फॉर्म नंबर BEN1. यही डिक्लेरेशन जो है BEN1, BEN इज फॉर बेनिफिशियल, ओके. ये जो BEN1 है, this has to be declared by the significant beneficial owner to the company within a period of 30 days. Within a period of 30 days. 30 days from where? Obviously 30 days from the time you acquired the beneficial interest. Okay. 90 डेज अभी आपके लिए रेलिवेंट नहीं है, बिकॉज ये सेक्शन के कमेंसमेंट से 90 डेज ऑलरेडी एक्सपायर हो चुके हैं. वो ट्रांजिशन फेज था, ट्रांजिशन फेज एक्सपायर होके भी काफी समय हो चुका है. सो करेंटली प्रैक्टिकली, and I think even examination point of view, the number of days, the timeline that is important for you is 30 days. 30 days from the day you acquired the beneficial interest, you are supposed to file BEN1 with the company wherein you are declaring that you are a significant beneficial owner. हर एक कंपनी को इनफैक्ट रजिस्टर ऑफ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर्स मेंटेन करना होता है. इन BEN3 1 में आप क्या कर रहे हो? SBO कंपनी को डिक्लेयर कर रहा है 30 दिनों के अंदर कि ही इज अ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर. इन टर्न कंपनी क्या करती है? ROC को इस बारे में बताती है. तो कंपनी फाइल्स BEN2 विच इज अ रिटर्न ऑफ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर विद द ROC. आप मतलब SBO कंपनी के पास जाते हो 30 दिनों के अंदर, 30 दिन फ्रॉम द डेट यू बिकेम अ SBO, एंड यू सबमिट BEN1. कंपनी ROC के पास क्या फाइल करेगी? BEN2. इट इज द रिटर्न ऑफ SBO. कंपनी को साइमल्टेनियसली अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में एक रजिस्टर भी मेंटेन करना होता है, रजिस्टर ऑफ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर्स, एंड दिस रजिस्टर इज मेंटेन इन फॉर्म नंबर BEN3. अलोंग विद दैट आगे ये सेक्शन कहता है, सुनो ना मेरी बात, आगे ये सेक्शन कहता है कि अगर कंपनी को शक है, सुन रहे हो क्या? अगर कंपनी को शक है कि कोई पर्सन जो है ना वो डिक्लेयर नहीं कर रहा है कि वो SBO है, ओके, कंपनी क्या कर सकती है? उसको एक नोटिस भेज सकती है और कह सकती है हमें लगता है नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली आप कंपनी के सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल होल्डर हो, ओके, तो इस बारे में प्लीज हमें खुलासा दीजिए. या तो डायरेक्टली उस पर्सन को दे सकती है जिसके ऊपर कंपनी को शक है, या तो कंपनी क्या कर सकती है, ऐसा कोई पर्सन जिसको उस पर्सन का नॉलेज है उसको भी ये नोटिस भेज सकते हैं. जैसे कि उस बंदे का चार्टर्ड अकाउंटेंट हैज हिज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, तो उसके CA को भी BEN4 में नोटिस दिया जा सकता है कि हमें शक है कि आप इस कंपनी के SBO हो. अब या तो आप हमारा शक यकीन में बदल दीजिए, या तो हमारा डाउट है उसको आप क्लैरिफाई कर दीजिए, क्लियर कर दीजिए, एंड प्रूव अस रॉन्ग कि हमारा जो शक है वो सही नहीं है, वो गलत है. तो दोनों में से आपको एक जो है वो करना पड़ेगा. बट अगर इस पर्सन ने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया,
तो आपको पता है क्या कंपनी क्या कर सकती है? अगर इस बंदे ने 30 दिनों के अंदर रिप्लाई नहीं किया टू द कंपनी, उसने रिप्लाई नहीं किया, या तो जो उसने इंफॉर्मेशन दी है वो हमारे लिए सेटिस्फैक्टरी नहीं है, तो कंपनी जो है 15 दिनों के अंदर ट्रिब्यूनल के पास जा सकती है। किसके पास जा सकती है? और कह सकती है, हे ट्रिब्यूनल देखो, हमने खुद सेल्फ स्टडी किया है और हमको लगता है हमारे ये जो शेयर्स है ये बंदा इनडायरेक्टली होल्ड कर रहा है, हमको शक भी हुआ, हमने उसको बोला भी, बट फिर भी उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया, या जो उसने रिप्लाई दिया उसका हमें सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं मिला है। अब ये बंदे का इरादा सही नहीं है, प्लीज आप इसके अगेंस्ट एक्शन लीजिए। ट्रिब्यूनल जो है वो क्या कर सकता है? उन शेयर से एसोसिएटेड सारे राइट्स जो है उसको सस्पेंड कर सकता है, छीन सकता है। अब ऐसे केस में ट्रिब्यूनल का ये ऑर्डर आ गया, ओके, ट्रिब्यूनल जो है ये ऑर्डर देती है और उसके बाद क्या होता है, माय डियर फ्रेंड्स, दीज राइट्स दैट वर अटैच्ड टू दोज शेयर्स विल बी सस्पेंडेड। अगर मैं चाहती हूँ ये शेयर्स के राइट्स सस्पेंड ना हो 1 साल के अंदर, आई विल हैव टू गो टू द ट्रिब्यूनल एंड आई विल हैव टू प्रूव इट टू द ट्रिब्यूनल। बट अगर ये नहीं भी हुआ तो ऐसे केस में ट्रिब्यूनल आपको पता है क्या कर सकता है? ट्रिब्यूनल कैन ऑल्सो ट्रांसफर योर शेयर्स टू द IEPF। So this is all about section number 90। मैं वापस से कहना चाहती हूँ और जिस्ट ऑफ सेक्शन नंबर 90 सुन लो मेरी बात। कोई भी SBO जो है, हु इज एन SBO? यस, ऐसा कोई पर्सन जो इनडायरेक्टली कंपनी के 10% शेयर्स, 10% वोटिंग पावर या 10% डिविडेंड में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो BEN1 30 दिनों के अंदर कंपनी को सबमिट करे। कंपनी को BEN2 ROC के पास फाइल करना होता है। साइमल्टेनियसली कंपनी को BEN3 में रजिस्टर ऑफ SBO मेंटेन करना पड़ता है। अगर कंपनी को शक है कि कोई बंदा जो है वो SBO है, कंपनी एक नोटिस उसको दे सकती है इन BEN4, या तो उसको, या तो ऐसे कोई पर्सन को, चार्टर्ड अकाउंटेंट इज जस्ट एन एग्जांपल, एक्ट में लिखा है ऐसे कोई पर्सन को जिसको उस पर्सन के बारे में नॉलेज है। Okay, CA is just an example that I gave you to understand. Okay, तो अब अगर उस बंदे ने रिप्लाई नहीं किया या उसने जो रिप्लाई किया है वो इंफॉर्मेशन हमें सेटिस्फैक्टरी नहीं लगी, तो कंपनी जो है वो ट्रिब्यूनल के पास जा सकती है विद इन अ पीरियड ऑफ 15 डेज, और ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास कर सकती है कि उसके ये जो शेयर्स है हम उनके राइट्स को सस्पेंड कर देंगे। और जैसे ही ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर पास किया, माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट विल हैपन? ऑल द राइट्स अटैच्ड विल बी नाउ सस्पेंडेड। अगर हम चाहते हैं ये राइट्स अटैच्ड हमारे सस्पेंड ना हो, हम ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हैं विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। अगर ये बंदे ने इतना भी 1 ईयर के अंदर भी ट्रिब्यूनल के पास नहीं गया, तब अब ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास करने के बाद उसके ये जो शेयर्स है वो ट्रांसफर कर देगी टू IEPF। This is all about section number 90। तो ऐसे करके 88 हो गया, 88 रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, 89 ये डिक्लेरेशन, अरे हाँ है ना, 90 हो गया SBO, 91 भी हो गया, किस बारे में 91? पावर टू क्लोज द रजिस्टर्स ऑफ मेंबर्स, 92 एनुअल रिटर्न, 93 तो है ही नहीं, and 94 is inspection, place of keeping also and inspection both is covered under section number 94। 95 तो ठीक है, ये रजिस्टर्स जो होती है प्राइमा फेसी एविडेंस होते हैं, प्राइमा फेसी नॉट कंक्लूसिव। एविडेंस 2 टाइप के होते हैं, प्राइमा फेसी होते हैं और कंक्लूसिव होते हैं। ये रजिस्टर्स और रिटर्न्स क्या होते हैं? प्राइमा फेसी एविडेंस। दिस इज 94। तो हमारा ये पूरा ब्लॉक जो है वो कंप्लीट हो गया। नहीं हुआ 95? मैंने क्या बोला? ओ आई एम सो सॉरी, 95 बात कर रहा था कि ये जो रजिस्टर्स और रिटर्न्स होते हैं, मैं वही कहना चाहती थी, आर अ प्राइमा फेसी एविडेंस, कंक्लूसिव नहीं है। कैसे? प्राइमा फेसी एविडेंस है। तो ऐसे करके हमारा 88 से 95 ये पूरा ब्लॉक जो है विच इज रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, बेसिकली रिलेटिंग टू ऑल रजिस्टर्स एंड रिटर्न्स इज कंप्लीटेड। दोस्तों, अब मैं आपको सवाल पूछूंगा, चैप्टर आपके दिमाग में फिट है मुझे पता है, मैं इसे सवाल पूछूंगा और आपको जवाब देना एकदम दिल से, ओके? बताना दोस्तों। हाँ, इधर देखो मेरे पास, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मैं पूछता हूं, बताओ
डिविडेंड के लिए पैसे इस साल के चलेंगे और इस साल ना हो तो कहां से लेंगे? फ्री रिजर्व से लेंगे। और क्या दोनों का कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं? आप देख रहे होंगे ये जो है ना, ये पूरा चैप्टर सिर्फ 2 ही चार्ट में समाया हुआ है। अगर आपने 2 चार्ट ही कर लिया तो इसका समझ लो कि आपने पूरा चैप्टर ही रिवाइज कर लिया। इसलिए जब भी आप ऐसे करो तो आपको चार्ट बुक तो दी होगी, जहां से आपने नहीं लाई होगी। ओके, कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे आपसे। क्या बच्चों, क्या डिविडेंड डिक्लेयर करते समय क्या रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करना जरूरी है? कंपलसरी है क्या? करना है तो करो। 1956 के कंपनीज एक्ट में रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करना डिविडेंड के पहले जरूरी था, पर अब वो जरूरी नहीं है। अभी कंपनी की अपनी इच्छा है, वॉलंटरी रिक्वायरमेंट उनको करना है तो करेंगे, वरना आगे बढ़े। और यहां पे क्या लिखा है? नो कंपनी शैल डिक्लेयर डिविडेंड अनलेस कैरीज ओवर प्रीवियस लॉसेस एंड डेप्रिसिएशन नॉट प्रोवाइडेड। समझे? ये मैं बोलता हूं कि रूल 3 की 4 कंडीशन बताना है आपको। बताओ कौन सी? दिख रहा है ए बी सी डी, 4 कंडीशन बताओगे कौन से? अगर आपने पास्ट रिजर्व का इस्तेमाल किया होगा तो आपको रूल 3 की कंडीशन नंबर 1, पिछले 3 सालों का एवरेज से ज्यादा नहीं जाएगा। दूसरी बात, आपके पीएससी और एफआर का 110 से ज्यादा। तीसरी बात, आपके फ्री रिजर्व में 15% ऑफ पीएससी इतना पैसा जमा रहना चाहिए डिविडेंड पे करने के बाद भी। नंबर 4, यहां पे लिखा है इन्होंने कि फर्स्ट टू बी यूटिलाइज्ड फॉर सेट ऑफ द लॉसेस इंक्लूडिंग फाइनेंशियल ईयर, यानी कि इस साल का फाइनेंशियल ईयर का लॉस और प्रीवियस ईयर का फाइनेंशियल लॉस दोनों को माइनस करने के बाद ही करना जो करना है। ये यहां पे उन्होंने theory लिख के दिया था, हमने उसको प्रैक्टिकली देखा कि कैसे उसको सम में यूज करते हैं। और आपको अगला सवाल मैं पूछूंगा, मालूम है एक कंपनी ने सेक्शन नंबर 73 या 74 में लोगों से डिपॉजिट का पैसा लिया था पर वापस नहीं दिया, या उसके इंटरेस्ट के पैसे वापस नहीं दिए। लोग अपने पैसे मांग रहे थे, हमें हमारा पैसा। लोगों का पैसा देने का नाम नहीं, लोगों का दिवाला अपने घर पे। आप तब तक डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते हो जब तक आपने लोगों का पैसा, यानी कि सेक्शन नंबर 73, 74 में लोगों का पैसा चुका दो। उसके बाद में जो बचे जाएं तो ही उसका इस्तेमाल डिविडेंड के लिए करें। आगे बढ़ेंगे। एक बात मैं पूछूं आपसे, सेंट्रल गवर्नमेंट को इस साल लॉस हुआ है? अरे बोलो, हुआ है। उसके बाद उन्होंने क्या करना चाहिए? अब 2 इसके इंटरप्रिटेशन। एक, आईसीए के मुताबिक वो डिविडेंड दे ही नहीं सकते। सामान्य इंटरप्रिटेशन का दे सकते हैं, पर उनको ये कंडीशन का फालतू फॉलो करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो गवर्नमेंट हो, क्यों फॉलो करेगी? अगला सवाल मित्रों, दुनिया में 2 टाइप के डिविडेंड होते हैं, इंटरिम, एक फाइनल। एनी डिविडेंड व्हिच इज डिक्लेयर्ड बिटवीन 2 AGM इज कॉल्ड एज interim. Any dividend which is declared on the AGM is called as? It is proposed by BOD, approved by Board of Director. Interim. Proposed by BOD, approved by क्या शेयर होल्डर इसकी अमाउंट को बढ़ा सकते हैं? नहीं, पर क्या बढ़ाई हुई अमाउंट को कम कर सकते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कह रहे हैं 10%, वो कह रहे हैं हमें 8 दे दो। सोने पे सुहागा ले लो, पर 10 बोल रहे बोर्ड और वो बोल रहे 12 दे दो। नहीं चालणार, अजीबात नहीं चालणार। दोस्तों, क्या डिविडेंड बिस्कुट में दे सकते हैं? क्या स्टॉक में दे सकते हैं? क्या कैश में, रोकड़ा में, एनईएफटी में, जीपे में, पोस्टेड चेक में? हाँ, कुछ भी बोलते। हाँ बोल रहा है छिचोरे। पोस्टेड चेक नहीं चलते, चेक चलता है अभी का। पीडीसी नॉट अलाउड। दोस्तों, ये जो डिविडेंड है वो किसको दिया जाएगा? रजिस्टर्ड शेयर होल्डर को, या उसके बैंकर को, या उसने जिस बंदे को ऑथोराइज किया होगा उसको। वो जा रहा होगा, मैं शहीद हो रहा हूं, मैं अमर हो रहा हूं, मेरे बच्चों को इसके बाद तो दे चलेगा, बच्चों को मिलेगा। वो बोलेगा इतने सारे बैंक का इतने सारा डिविडेंड में कलेक्ट नहीं कर सकता, मेरे पैसे बैंक चलेगा। एक इंसान ने, अक्षय कुमार ने ईयर 1 में, 2 में, 3 में, 4 में 7 साल तक डिविडेंड ले लिया, अब क्या होगा? उसके सारे शेयर्स कहां जाएंगे? दोस्तों, डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद कितने दिन बाद शेड्यूल बैंक में जाना चाहिए और कितने दिनों में उसको मिल जाना चाहिए? और उसको नहीं दिया तो 18% का इंटरेस्ट लगेगा कंपनी को, और डायरेक्टर को 2 साल तक की सजा हो सकती है, और फाइन 1000 रुपए मिनिमम लग सकता है। बोलो हाँ या ना? दोस्तों,
अगर 30 साल तक हम दे रहे थे, अरे दे रहे थे पर वो ना आई, हम दे रहे थे पर वो डिविडेंड लेने ना आई, 7 दिनों के बाद कहां जाएंगे? उड़ा में जाने के बाद कितने साल तक इंतजार करेंगे? 7 साल में भी नहीं आई, आईपीएफ में डाल देंगे। इधर देखो 90 डेज के बारे में कुछ बोलो। आईपीएफ में नहीं, उड़ा में आने के 90 डेज के बाद में लिस्ट जारी करते क्या ये सारे लोग हैं, इन्होंने अभी तक भी अपना पैसा, आपके आसपास ऐसे लोग मिलेंगे तो जरूर बताओ, उनको बोलो अपना पैसा उड़ा से लेके जाएं। मित्रों एक बात है आपके सभी के लिए बहुत काम की है, आप बताएं उड़ा में पैसा 37 डे पे डालना था पर आपने 1 साल बाद डाला, इंटरेस्ट लगेगा कि कितना परसेंट का? 12% का, 12% का, 12% का इंटरेस्ट लगा देंगे। एक बात मैं कहना चाहूंगा, बोल रहा हूं, 126 सेक्शन की बात करेंगे, अबेंस की बात करेंगे। ए ने बी को बेचा, नाम ए का ही है, डिविडेंड ए को ही मिलेगा, नाम बी का आ गया, बी को मिलेगा। ए ने बेचा बी को, नाम अभी भी ए का, बी कर रहा है अप्लाई, सेक्शन नंबर 126, ना डिविडेंड इसको ना उसको जाएगा अबेंस में। ऐसे समय पे वो आएगा बोनस इश्यू, ऐसे समय पे आएगा राइट इश्यू, ना मिलेगा ए को ना मिलेगा वो जाएगा। दोस्तों एक बात पूछ रहा हूं, 125 में 11 सेक्शन है, 125 सब सेक्शन 1, इसका निर्माण सीजी करेगा। 125(2) कहां से पैसा आएगा? 3 में कहां पे पैसा? नंबर 4 में अगर अप्लाई करना तो 5 लोग करना, 5 में 9 लोग हैं, 9 में कौन से लोग हैं? एक चेयरपर्सन, एक सीईओ, 7 मेंबर्स। सब सेक्शन 6 की बात करेंगे, इसका एडमिन कौन देगा, इसको रिसोर्सेस कौन देगा? सब सेक्शन 8 में क्या होगा? दे आर सपोज्ड टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट। सब सेक्शन नंबर 9 members appointed in section number 5 will be spending on। सब सेक्शन 10 और 8 में क्या कनेक्शन है? 8 में अकाउंट्स बनेगा, 10 में क्या होगा? ऑडिट होगा, और सीएजी ऑडिट करके रिपोर्ट किसको देगा? एक बात पूछू क्या? 127 में, सॉरी 125 सब सेक्शन 11 में अब सीजी ये रिपोर्ट बना के पार्लियामेंट को देगा, ये भी क्लियर है। एक ही पॉइंट बाकी है, 127 में ऐसी कौन सी 5 कंडीशन है जहां पे आपको कंपनी को इंटरेस्ट नहीं लगता और डायरेक्टर को फाइन नहीं लगती? क्या तुम्हें याद है? अच्छे से पढ़ के निकालो, पहले जल्दी से याद करो, टाइम नहीं अपने पास। मित्रों हम आपको आईसीए की ओर ले जाएंगे। आर यू रेडी फॉर इट? आईसीए के क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे? बोलो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? पक्का श्योर अबाउट दिस एवरीवन? हम आपको ऐसा एकदम भारी वाला पेपर दिखाते हैं। रेडी फॉर इट? क्या हो रहा है इसको? क्या है, जरा ठीक कर इसको। दोस्तों मैं आपके सामने आईसीए के पेपर ला रहा हूं। आर यू रेडी फॉर इट एवरीवन? कहां पे मिलते हैं पेपर्स? वही जा रहा हूं आपके पास में। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर बोल के मैंने क्लिक किया और मैं वहां पे आपको दिखा रहा हूं इंटरमीडिएट के पेपर्स, और मैं आपको दिखा रहा हूं लॉ का पेपर। आर यू रेडी फॉर इट? सर हमको आ जाएंगे सॉल्व करते करते? अरे कमाल करते हो आप नहीं करेंगे तो कौन सॉल्व करेगा? दिखाएंगे। एक ऐसा प्रश्न आपके सामने आ रहा है, आर यू रेडी गाइस? आपके सामने आ रहा है, 3 मार्क के लिए क्वेश्चन है, एंड दिस पेपर इज कमिंग फ्रॉम अभी जो खत्म हुआ था एग्जामिनेशन, जिसका नाम है May 22 का आईसीए का पेपर है। दिख रहा है? क्वेश्चन चेक करो, महसूस करे। देखो आ गया पेपर आपके सामने।
आपका समय शुरू होता है। SKS लिमिटेड इशूड 8% 1.5 लाख रिडीमेबल प्रेफरेंसेस इशू किया, विच आर लाइबल टू रिडीम विद इन द पीरियड ऑफ, क्या लिखा है, ड्यू टू COVID-19 पैंडेमिक द कंपनी इज नीदर अ पोजीशन टू रिडीम द प्रेफरेंसेस नॉर टू पे डिविडेंड। कोविड लग चुका था, लॉकडाउन चल रहा था, जिसकी वजह से डिविडेंड वो पे नहीं, इन इच्छा थी पर लॉकडाउन चल रहा था। द कंपनी विद द कंसेंट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंसेस 70% द वैल्यू मेड अ पिटिशन। कंपनी विद द कंसेंट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंसेस मेड अ पिटिशन टू द NCLT to accord approval to issue further redeemable preferences equal to the amount due. Will the petition be approved by the tribunal in the lights of the provision of the Companies Act 2013? सबसे पहली बात आप एक मुझे बताएं, क्या कंपनी ने पहले डिविडेंड नहीं देके कुछ गलती करी है क्या? क्यों नहीं करी है? ऐसा कौन सा सेक्शन कहता है? सेक्शन नंबर 127 सेज दैट, बोलो क्या सही करता है वो, कि आपने टाइम पे करना चाहिए, और नहीं किया तो क्या हो सकता है, आपको 127 की पनिशमेंट। पर वहां पे कुछ 5 एक्सेप्शन दिए, उसमें पहला ही एक्सेप्शन था, बोलो क्या है? और ऑपरेशन ऑफ लॉ में अगर आप ऑपरेशन ऑफ लॉ की वजह से अगर डिविडेंड नहीं दे पा रहे तो आपके ऊपर 127 की पनिशमेंट। आप आगे बढ़ेंगे, ये ऐसा क्वेश्चन है जो मैं पढ़ता हूं, कैन द कंपनी इंक्लूड द डिविडेंड अनपेड इन द अबव इशू रिडीमेबल प्रेफरेंसेस। मैं पढ़ता हूं, उसका मतलब क्या है, अब इन्होंने क्या करना, कुछ शेयर्स उनको रिडीम करना थे, रिडीम समझता है, उसके पैसे वापस देना थे, पर दे उन्होंने 70% जो प्रेफरेंसेस है उन्होंने क्या करा, NCLT को बोला टू अकॉर्ड अप्रूवल टू इशू फर्दर रिडीमेबल प्रेफरेंसेस इक्वल टू द अमाउंट ड्यू। यानी क्या था, जितना पैसा बाकी है उतने पैसे, और आप नहीं दे पा रहे तो कोई बात नहीं है, शेयर्स इशू कर दो। Will the petition be approved by tribunal in the lights of provision of the Companies Act 2013? Can the company include the dividend unpaid in the above issue of redeemable preferences? मतलब हम आपको प्रेफरेंसेस दे रहे हैं, बदले में डिविडेंड नहीं देंगे, मतलब डिविडेंड मत देने, आप डिविडेंड आप जान दो, कोविड लग गया था आप जान दो, अब उसके लिए हमको शेयर्स दे देंगे। हाँ या ना में आप थोड़ा लॉजिकल बताओ मुझे साहब, हमारा डिविडेंड है ना, आपका प्रेफरेंसेस का तेल लगाने, और हमको लिखा था डिविडेंड हमेशा कैश में आना चाहिए, या फिर चेक में, या फिर ये जो है ना, ये नौटंकी बंद करो, इसके बदले में देंगे। हमने क्या दिए थे, डिविडेंड चाहिए था ना हमें, तो हमें क्या मिलेगा, हो गया आंसर खत्म। तो डिविडेंड के बदले क्या मिलना चाहिए, हो गया। आपके सामने आ रहा हूं मैं अगला क्वेश्चन लेके, आर यू रेडी फॉर इट? अरे आपको सॉल्व करना है कि नहीं करना है? मैं 18 से क्वेश्चन पूछेंगे आपके साथ में, May 18। ये रिकॉर्डेड वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? अच्छा हो कि मैंने बता दिया, वरना कंफ्यूजन में, सस्पेंस में रह जाती थी मूवी। May 18 आपके सामने, क्या है ये भी आपका नहीं है। बोलता हूं, वो अलग कॉन्सेप्ट है। बोलना चाहता हूं मैं, बोलो या नहीं बोलो? सर ये पेपर्स क्यों दिखा रहे हैं आप? क्यों दिखा रहे हैं मतलब ये आना चाहिए आपको। मैं पढ़ रहा हूं, ये क्वेश्चन जरा ध्यान से देखना। सी रोमन 1 दिया आपके सामने। YZ Limited is a manufacturing company, has a proposed dividend of 10% out of the current year profits. The company has earned 910 crore during 17-18. Does not intend to transfer any amount to general reserve. वो बोल रहे हम लोग सिर्फ डिविडेंड में देंगे, हमको रिजर्व में 1 रुपया भी ट्रांसफर नहीं करना है। अलाउड कि नहीं अलाउड है?
तो आप कैसा इसका आंसर लिखोगे? एज पर सेक्शन नंबर 123, क्या बोल रहा है वो सेक्शन? रिजर्व ट्रांसफर करना जरूरी है कि नहीं जरूरी है? कंपनी की इच्छा तो करेंगे, अगर यहां पे नहीं करना है तभी भी अलाउड है कि नहीं अलाउड है? हो गया। यहां पे देखना, Karan was holding 5,000 equity shares of 100 each. Final call 10 रुपए per share was not paid by the Karan. Examine with the reference to the relevant provision the amount of dividend Karan should receive. अब क्या हुआ ना, ये करण जो हौला है ना, इसने खुद ने 10 रुपए दिए नहीं थे कंपनी को। करण शेयर होल्डर है, उसने अभी तक 100 रुपए के शेयर के लिए 90 दिए थे, तो कंपनी को करण से 10 रुपए लेना बाकी थे। अब इन्होंने क्या करा, ये 100 रुपए का एक शेयर है, डिविडेंड डिक्लेयर जो हो रहा है उनका, अब ये 5,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच का था, और आप मुझे बताओ डिविडेंड डिक्लेयर किया 10%, तो आपको कितना देना था उसको? और यानी कि दोस्तों यहां पे 5,000 शेयर्स जो है उसके 100 रुपए ईच ये शेयर का प्राइस है। तो आप मुझे बताएंगे 10% डिविडेंड कितना होता? यानी एक शेयर का डिविडेंड कितना है? 10 रुपए, तो 5,000 के कितने होंगे? तो 50,000 रुपए उसको डिविडेंड मिलना चाहिए था, पर कितना मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? और उसका 10 रुपए बाकी था। अब 10 रुपए डिविडेंड मिलने वाले थे और 10 रुपए देना बाकी थे। आप मुझे बताओ कंपनी उसको कितना डिविडेंड देगी? देगी क्या नहीं देगी? और ये अलाउड है क्या? तो यहां तो 123 की पनिशमेंट लग जाएगी, 127 की। 127 की पनिशमेंट क्यों नहीं लगेगी? एक्सेप्शन में लिखा कि सेट ऑफ करना। आपको समझ आ रहा है? ये 3 मार्क और फिर 3 मार्क। आर यू फीलिंग कॉन्फिडेंट गाइस? इस तरह से हर अटेम्प्ट में आपको 6-6 मार्क के लिए क्वेश्चन यहां पे पूछे जाते हैं, कभी 5 कभी 6 मार्क्स के क्वेश्चन। देखते एक बस लास्ट पेपर लेता हूं मैं समझाने के लिए कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये है 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आपके सामने। आर यू रेडी गाइस? PQ लिमिटेड डिक्लेयर्ड एंड पेड 10% डिविडेंड टू ऑल द शेयर होल्डर एक्सेप्ट कुमार यानी कि सनी लियोन, who instructed the company to deposit the dividend amount directly to the bank. The company accordingly remitted dividend, but the bank returned the payment on the grounds that the account number जो कुमार ने यानी कि सनी लियोन ने जो अपना अकाउंट नंबर दिया था वो टैली नहीं हो रहा है। The company however did not inform to कुमार। अब वो कुमार को बोला ही नहीं कि तेरा अकाउंट नंबर गलत है, अब उसको मिला नहीं, तो बताओ पनिशमेंट कंपनी को लगेगी या नहीं लगेगी? कौन से सेक्शन के हिसाब से? कितनी पनिशमेंट लगेगी? कंपनी को कितना परसेंट? और बाकी डायरेक्टर को कम से कम 1,000 रुपए प्रतिदिन और 2 साल तक की सजा हो सकती है इसके जुर्माने में। समझ आ रहा है? और ये जो एक्सेप्शन में केस था ये बन सकता था अगर उसको इंफॉर्मेशन मिली होती, पर यहां पे इंफॉर्मेशन मिली नहीं है। आपको समझ में आ रहा है कैसे क्वेश्चन आते हैं? यानी कि हमने जो पढ़ा है ना बच्चों, समझ रहे हो आप? हमने जो पढ़ा है वही क्वेश्चन आने वाले हैं, पर सिर्फ उसको ही थोड़ा सा ट्विस्ट करा के घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लेते हो। लास्ट पेपर, क्या आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा पेपर सॉल्व करने में? तो अगर ऐसा तो मैं बंद कर सकता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या भूख लगी आपको? बंद कर दे, 1 मिनट रुक सकते हैं। लास्ट मैंने खुद ही बोला लास्ट। मैडम वेरी सॉरी, आपको भूख लगी है, हम आपके और रोटी के बीच में आ रहे हैं। हो सका तो माफ कर देना। जवाब दो मेरे सवालों का। किधर गया डिविडेंड? देखते कितने लोग इस सवाल का जवाब देंगे। आज का लेक्चर खत्म होगा और कितने लोग हाथ ऊपर कर, कितने लोग सही का जवाब आ रहा है। आप पढ़ेंगे, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। डिपॉजिट का पैसा लोगों का चुकाया नहीं उन्होंने।
और फिर भी 20% डिविडेंड देने की इच्छा रखते हैं वो लोग, दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे? तो ये क्या बोलेंगे आप इसको? ये क्या करेंगे? ये डिक्लेयर करना चाह रहे, कर सकते क्या नहीं कर सकते? तो ये अगर ये कर रहे होंगे तो ये लॉ का वायलेशन कर रहे हैं. Whether the company can declare dividend for the financial in which it incurred losses. ये रोमन 1 अलग क्वेश्चन है. रोमन 2 में पूछ रहे अगर इस साल लॉस हुआ, इस साल पैसे नहीं है, तो क्या फिर भी हम लोग डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं क्या? कहां से लाएंगे? हाँ, उसके लिए रूल 3 की कितनी कंडीशन होंगी? कंडीशन 1 पिछले 3 साल का एवरेज. कंडीशन 2 10% ऑफ एफआर प्लस पेड अप शेयर कैपिटल. तीसरा कंडीशन 15% ऑफ पीएस. इतना पैसा आपके फ्री रिजर्व में जमा रह जाना चाहिए. और चौथा कंडीशन लॉस को सेट ऑफ करेंगे या नहीं कर सकते? बताओ कितने लोगों को सही में आंसर रिकॉल हुआ? आर यू फीलिंग कॉन्फिडेंट ऑन दिस चैप्टर? ये पेपर लेने का मेरा एक ही मकसद था कि मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि जो हम लोग पढ़ते हैं और जो क्वेश्चन थे वो मैचिंग है. अभी आप ऐसे कितने भी क्वेश्चन सॉल्व करो, आई थिंक यू आर एबल टू डू इट. आर यू फीलिंग कॉन्फिडेंट गाइस? आर यू फीलिंग कॉन्फिडेंट एवरीबॉडी? आई विल सी यू लेटर. टेक केयर. बाय बाय गाइस.